हेलो वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम वेलफेयर स्कीम को कवर करने वाले हैं, यानी कल्याणकारी योजनाओं को, जो कि आपके ईपीएफओ एग्जामिनेशन के साथ साथ आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सारे को कवर करेगा। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी को डाल रखा है, 3 वीडियो मैंने उसके डाल रखे हैं जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा। बात करते हैं वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम समझते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के कानून के बारे में। तो अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए विशेषतः दो कानून विशेष रूप से बनाए गए हैं। पहला छुआछूत और दूसरा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। सबसे पहला नागरिक अधिकार संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 का पालन करते हुए छुआछूत कानून 1955 बनाया गया है, जो कि एक अपराध है। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया है और 1976 में इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1955 कर दिया गया है। इस कानून के अंतर्गत नियमों यानी नागरिक अधिकार संरक्षण नियमों 1977 को 1977 में अधिसूचित किया गया है। ये कानून पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें छुआछूत के लिए सजा की व्यवस्था की गई है। अगला नियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पे हो रहे अत्याचार की रोकथाम के लिए एक एक्ट बनाया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कानून 1989 को 1990 में लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था। अगला जो कानून है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे हो रहे अत्याचारों की संशोधन किया गया है, संशोधन अधिनियम 2015 और 2016। इसके अंतर्गत कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है और वर्तमान को अलग ढंग से व्यक्त किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों के अपराधों में तेजी से मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं और सरकारी वकील के बारे में विशेष विवरण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों के संबंध में एक नया अध्याय शामिल किया गया है। राज्यों को कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि वे पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। राहत राशि को बढ़ा करके 85,000 से 8,25,000 के बीच कर दिया गया है, लेकिन राहत की राशि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी। स्वीकार्य राहत का भुगतान 7 दिन के अंदर करना होगा। जांच और आरोप पत्र दायर करने का काम 60 दिन के अंदर होगा, 60 डेज के अंदर। अब आगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में के अत्याचार निवारण के लिए संशोधन हुआ है। अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत समाप्त करने और किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी अधिकारी की मंजूरी लेने और धारा 18 के प्रावधानों को बहाल करने के लिए धारा 18A को शामिल किया गया है। आगे हम शिक्षा की दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाना के बारे में समझेंगे, तो यानी एजुकेशनल एम्पावरमेंट। तो बच्चों को मैट्रिक एवं पूर्व छात्रवृत्ति यानी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति जो है ये केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 1977-78 में की गई थी। आरंभ में इसमें केवल छात्रावास में रहने वाले बच्चों को शामिल किया गया था शुरुआती दौर में। बाद में 1991 में योजना के दायरे में दिन में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल कर लिया गया। इस योजना के अंतर्गत कुछ लक्षित समूह हैं, यानी मैला ढोने वाले, पशुओं की खाल को संसाधित करने वाले, चमड़ा उतारने वाले और कचरा उठाने वालों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुछ लक्षित समूहों यानी कि मैला ढोने वाले, पशुओं की खाल को संसाधित करने वाले, चमड़ा उतारने वाले और कचरा उठाने वाले बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगली जो योजना है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। तो ये जो योजना है ये 2012 में शुरू की गई थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। ये केंद्र प्रायोजित योजना है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अगली छात्रवृत्ति राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। इस योजना में संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले वास्तविक मासिक रखरखाव भत्ते, वीजा शुल्क और बीमा प्रीमियम एक्सेट्रा, वार्षिक आकस्मिक भत्ता, आकस्मिक यात्रा भत्ते का शुल्क प्रदान करने की व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत एक ही माता पिता अभिभावक के 2 बच्चों जिसका लाभ लेने के पात्र हैं
उसी माता पिता या अभिभावक के दूसरे बच्चे के बारे में तभी विचार किया जाएगा यदि उस वर्ष के लिए निर्धारित स्थान अभी भी उपलब्ध है। छात्रवृत्ति लेने वाले की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष कुल 100 छात्रवृत्तियां, अधिकतम 100 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिसमें कि 30% छात्रवृत्तियां महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पीएचडी के लिए अधिकतम 4 साल और मास्टर प्रोग्राम के लिए 3 साल की अवधि के लिए दी जाती है। रोजगार प्राप्त उम्मीदवार अथवा उसके माता पिता या अभिभावक की सभी स्रोतों से आमदनी की अधिकतम सीमा 50,000 प्रति महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ होगा। अगली योजना है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इस योजना का उद्देश्य मिडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और केंद्र के राज्य के विश्वविद्यालयों या संस्थान केंद्रीय सहायता के पात्र हैं। अगली योजना है राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप। इस योजना में अनुसूचित जाति के छात्रों को एमफिल, पीएचडी और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में इनके बराबर अनुसंधान डिग्री के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी प्रमुख एजेंसी है। विशेष केंद्रीय सहायता यानी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस अनुसूचित जाति विकास निगम। अनुसूचित जाति विकास निगम यानी एससीडीसी को इक्विटी शेयर में हिस्सेदार बनने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना 49:51 के अनुपात में केंद्र और राज्य में 1971 में शुरू की गई है। इस समय एसडीजीसी 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहा है। एससीडीसी का मुख्य कार्य अनुसूचित जाति के पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें आर्थिक विकास योजना के लिए प्रेरित करना, ऋण सहायता के लिए योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के लिए प्रायोजित करना, कम ब्याज दर और सब्सिडी पर मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि भुगतान देनदारी को कम किया जा सके और अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सके। अगला निगम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम यानी एनएसएफडीसी की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013, जो कि पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 थी, अब इसकी धारा 8 के अंतर्गत फरवरी 1989 में की गई थी। एनएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लक्षित समूह के युवकों को उनके आर्थिक विकास के लिए कौशल और उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना है। अगला जो कल्याण है वो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2015 में दिव्यांग मामलों का एक अलग विभाग बनाया। ये विभाग दिव्यांगता और दिव्यांग व्यक्तियों से जुड़े मामलों के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। साथ ही विभिन्न साझेदारों, संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य और केंद्र शासित सरकारें, एनजीओ आदि के साथ दिव्यांगता से जुड़े मामलों में प्रभावी निकट सहयोग बना करके रखता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग थे, जो कि कुल आबादी का 2.21% है। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल आबादी में से करीब 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें नेत्रहीन, बहरे, स्पीच और लोकोमोटर दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, मंद बुद्धि दिव्यांगता और अन्य दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं। अब इसके संवैधानिक प्रावधान हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। गैर न्यायिक होने के बावजूद इन्हें देश के शासन में मौलिक सिद्धांत घोषित किया गया है। अनुच्छेद 41 जो कि काम करने का अधिकार, कुछ मामलों में शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता की बात करता है। इसके अनुसार राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे के भीतर काम करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षा के लिए और बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी, दिव्यांगता और अनुपयुक्त मांग के अन्य मामलों में प्रभावी प्रावधान बनाने होंगे। इसके अलावा आर्टिकल 243 की 11वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 की 12th शेड्यूल जो कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पंचायतों और नगर निगमों के अधिकारों और जिम्मेदारियों से जुड़ी हैं, उसमें समाज के अन्य कमजोर वर्गों के बीच दिव्यांगों के कल्याण और हितों की रक्षा शामिल है।
विभाग दिव्यांगता और कल्याण और विभाग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के विविध पहलुओं से जुड़े कुछ कानूनों को देखता है, जैसे कि भारतीय पुनर्वास परिषद कानून 1992, दिव्यांग व्यक्ति कानून 1995 और ऑटिज्म सेरिब्रल पॉलिसी मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहुदिव्यांगता कानून 1999। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने की विभाग DEPWD दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुंच को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान सुगम्य भारत अभियान चलाया। इस अभियान में सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग कार्यक्षेत्र लक्षित किए गए हैं, जिनमें कि अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, परिवहन पर्यावरण प्रणाली और सूचना और संचार पर्यावरण प्रणाली शामिल करना। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग देश भर में सुगम्य पुलिस स्टेशन, सुगम्य अस्पताल और सुगम्य पर्यटन का सृजन करने के लिए गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है। दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए विभाग एक मोबाइल ऐप बनाने की प्रक्रिया में, साथ ही वो एक वेब पोर्टल भी बना रहा है ताकि पहुंच के बाहर वाले स्थानों के बारे में सूचना मिल सके। इसके साथ ही दिव्यांग व्यक्ति के बारे में कुछ हम बात करेंगे, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो दिव्यांग व्यक्तियों जिनके उनको समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी के लिए धारा 2 अधिनियम 1955 में 40% तक की किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करने के रूप में परिभाषित किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा 21 तरह की सूची को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो उन सूचियों के बारे में हम जानेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन कौन से कानून हैं, यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, एक विस्तृत कानून जिसे दिव्यांगता वाले व्यक्ति अधिनियम नाम दिया गया है। इसे 1995 में बनाया गया और फरवरी 1996 में लागू किया गया। ये अधिनियम रोकथाम और पुनर्वास को बढ़ावा देने के पहलुओं जैसे कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसायिक प्रशिक्षण, बाधा मुक्त माहौल तैयार करने, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं का प्रावधान, संस्थागत सेवाएं और बेरोजगारी भत्ता जैसे सहायक सामाजिक सुरक्षा उपाय और केंद्र और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र से निपटाता है। ऑटिज्म सेरिब्रम पॉलिसी मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास और बहुदिव्यांगता कानून 1999 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। न्यास का मुख्य उद्देश्य इन दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाना है ताकि जहां तक संभव हो वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन जी सके। अगला, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त एक महत्वपूर्ण वैधानिक अधिकारी है जिसकी नियुक्ति दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 57 के अंतर्गत की गई है। मुख्य आयुक्त के कार्य और कर्तव्यों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्य के साथ तालमेल, केंद्र सरकार द्वारा दी गई धनराशि के इस्तेमाल की निगरानी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाना और दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त शिकायतों को देखना शामिल है। पुनर्वास परिषद, रिहैबिलिटेशन काउंसिल। भारतीय पुनर्वास परिषद एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1952 के अंतर्गत की गई है। परिषद पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नीतियों और कार्यक्रमों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, दिव्यांगों की आबादी की बहुआयामी समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दिव्यांगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में कुछ राष्ट्रीय संस्थान शीर्ष स्तर पर स्थापित किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्थान देहरादून में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड कोलकाता में, अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण दिव्यांग संस्था मुंबई में, मानसिक रोगियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कटक में, शारीरिक दिव्यांगता संस्थान नई दिल्ली में, विविध दिव्यांगता वाले लोगों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में। भारत का कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी ALIMCO कानपुर में सार्वजनिक क्षेत्र की एक संस्था है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरण बनाने के कार्य में लगी हुई है। अब इनके आर्थिक विकास की बात करें यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम यानी NHFDC एक शीर्ष स्तर का वित्तीय संस्थान है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आर्थिक विकास के लिए ऋण सुविधाएं देता है।
वित्तीय सहायता राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासनों और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अधिकृत एजेंसियों के जरिए दी जाती है। दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता योजना के अंतर्गत टिकाऊ, अत्याधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि से निर्मित मानकीकृत साधन और सहायक उपकरण खरीदने या उनकी फिटिंग के लिए सहायता दी जाती है। जनजातीय मामले, ट्राइबल अफेयर्स। तो आगे हम जनजातीय मामलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अनुसूचित जातियों के विकास के बारे में समझते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय का गठन 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य समाज की सबसे शोषित अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास पर एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अधिक ध्यान देना था। अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज। संविधान के आर्टिकल 244 के फर्स्ट के अंतर्गत पांचवी अनुसूची अनुसूचित इलाकों को ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 244 के सेकंड के अंतर्गत छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के उन इलाकों से है जिन्हें जनजातीय इलाकों के रूप में घोषित किया गया है और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गई हैं। इन परिषदों को व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई है। पांचवी अनुसूची के क्षेत्र, किसी भी इलाके को पांचवी अनुसूची के क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित करने के लिए मानदंड है कि जनजातीय आबादी की प्रचुरता, इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक संस्था जैसे कि जिला, ब्लॉक अथवा तालुका, पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछड़ापन आदि। तो इस राज्य के संबंध में अनुसूचित इलाकों का विनिर्देशन संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। ये तरीका परिवर्तन, बुद्धि कटौती, नए इलाकों को शामिल करने और अनुसूचित इलाकों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के लिए लागू होता है। अनुसूचित इलाकों के लाभ कई प्रकार के हैं, जैसे कि कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास अनुसूचित इलाके हैं उसके राज्यपाल को ये अधिकार होता है कि वो कुछ कई मामलों के संबंध में नियम बनाएं, जैसे कि जनजातीय लोगों से भूमि के हस्तांतरण पर रोक और प्रतिबंध लगाएं, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने की व्यवसाय को नियंत्रित करना। ऐसा कोई भी नियम बनाने में राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है जो उस क्षेत्र के संबंध में लागू होते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए निर्देश दे सकता है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई भी विशेष कानून अनुसूचित इलाकों अथवा राज्य के कई अन्य हिस्से पर लागू नहीं किया जाए अथवा ऐसे इलाकों में लागू हो सकेगा जिसके अपवाद हो और जिनमें बदलाव किया जा सके, जिसकी विस्तृत जानकारी दें। जिन राज्य के पास अनुसूचित इलाके हैं वहां के राज्यपाल हर साल अथवा भारत के राष्ट्रपति की जरूरत के मुताबिक उस राज्य के अनुसूचित इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे और संघ की कार्यकारी शक्तियां राज्य को और उस इलाके के प्रशासन को निर्देश देने के लिए बढ़ाई जा सकती है। जनजातीय सरकार परिषद यानी टैक उन राज्यों में स्थापित की जा सकती है जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं। टीएसी की भूमिका राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनकी तरक्की से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है, जैसा कि उसे राज्यपाल से निर्दिष्ट किया गया है। टैक में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से करीब 3/4 अनुसूचित जनजातियों के विधायकों में से होंगे। टैक भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी भी ऐसे राज्य में स्थापित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित इलाकों में नहीं आते। पंचायतों के प्रावधान जो कि अनुसूचित इलाकों के विस्तार से हैं। पंचायतों के प्रावधान कानून 1996 में PESA संविधान के भाग 9वें में शामिल है, अनुसूचित इलाकों तक बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही इसमें अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। तो आगे हम जानेंगे अनुसूचित जनजाति के बाद छठी अनुसूची में, जिसमें कि जनजातीय इलाके आते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय इलाकों में स्वायत्त शासित जिलों की पहचान कराती है। ये इन स्वायत्त शासित जिलों के भीतर स्वायत्त शासित क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान भी करती है। दूसरे शब्दों में जिन क्षेत्रों में छठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं उन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। जनजातीय इलाकों का राज्यवार विवरण है, जैसे भाग पहले में असम है,
उत्तरी कछार पहाड़ी जिला, कार्बी आंगलोंग जिला और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला। दूसरे भाग में मेघालय के खासी पहाड़ी जिला, जयंतिया पहाड़ी जिला, गारो पहाड़ी जिला। भाग दूसरे में त्रिपुरा है, त्रिपुरा आदिवासी जिला। भाग तीसरे में मिजोरम का चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। जिला और क्षेत्रीय परिषदों को ये अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरियों, बाजार, मवेशियों के तालाब, नौकाओं, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण अथवा प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से नियम बनाए। उत्तरी कछार और कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जिलों की स्वायत्तशासी परिषदों को अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वे सेकेंडरी शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि जैसे अन्य मामलों के संबंध में कानून बना सके। इसके साथ ही परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए दीवानी कार्यविधि कोड और फौजदारी कार्यविधि कोड के अंतर्गत भी अधिकार दिए गए हैं। साथ ही उन्हें अपने इलाकों के राजस्व और कर एकत्र करने के लिए राजस्व प्राधिकरण की शक्तियां और प्राकृतिक संसाधनों के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। आगे हम अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एज एसटी। अनुसूचित जनजातियों के रूप में उनको किस प्रकार से घोषित किया गया है, तो आर्टिकल 366 के 25 के अंतर्गत भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय, ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि अनुसूचित जनजातियों को आर्टिकल 342 के अंतर्गत माना गया है। आर्टिकल 342 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। इसके साथ ही आर्टिकल 342 फर्स्ट के मामले में किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश और जहां ये राज्य है उसके मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के बाद जनजातियों अथवा जनजातीय समुदाय अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। ये जनजाति और उसके एक हिस्से को संवैधानिक दर्जा देता है, जिसमें संविधान में इन समुदाय को इनके संबद्ध राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 342 फर्स्ट के मामले में केवल ऐसे समुदाय हैं जिन्हें की एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना और हटाने के बारे में अब हम समझेंगे। तो किसी भी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंध राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचित आदेश होता है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी भी समुदाय को वीर निर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मानदंड हैं। कौन कौन से मानदंड हैं? प्रारंभिक लक्षणों के संकेत, विशेष संस्कृति, समुदाय के साथ स्वतंत्र संपर्क बनाने में संकोच और भौगोलिक रूप से अलग थलग यानी पिछड़ापन, ये आते हैं इन मानदंड में। इनकी जानकारी संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन ये मानदंड भली भांति स्थापित हो चुके हैं। गौरतलब है कि हरियाणा और पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति की स्थिति का पता किस प्रकार से लगता है, किस तरीके से लगाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। जहां भी कोई व्यक्ति जन्म से ही अनुसूचित जाति से संबंधित होने का दावा करता है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए कि वो व्यक्ति और उसके माता पिता उस समुदाय से संबंध रखते हैं जिसका उसने दावा किया है। समुदाय को संबंध राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है। वो व्यक्ति उस राज्य और राज्य के भीतर किसी भी इलाके में संबंध रखता है जिसमें समुदाय को अनुसूचित किया गया है, और वो किसी भी धर्म का हो सकता है। उसे या फिर उसके माता पिता या दादा दादी को इस संबंध में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। जो व्यक्ति इस मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर था, जैसे कि वो आजीविका कमाने अथवा शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया हुआ था कहीं, और उसे भी अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। और यदि उसकी जनजाति को उसके गृह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में उस आदेश में निर्दिष्ट किया गया है।
लेकिन उसे उसके अस्थायी निवास स्थान के संबंध में ऐसा नहीं माना जा सकता, चाहे उस राज्य के संबंध में उसकी जनजाति का नाम राष्ट्रपति के किसी भी आदेश में अधिसूचना की तारीख के बाद जन्मे व्यक्तियों के मामले में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए उनका रहने का स्थान राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना के समय उनके माता पिता का स्थायी निवास होना चाहिए, जिसके अंतर्गत वे उस जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकते हैं। ये लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए ज़रूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश में ही जन्म लिया हो। निदेशक सिद्धांत ये है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है, उनको नहीं माना जाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है और वो अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा, चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति से नहीं है। इसके साथ ही आगे हम विशेष योजनाओं यानी स्पेशल स्कीम्स के बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले AMSY यानी आदिवासी महिला सशक्ति योजना, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए अधिकतम रियायती ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराने की एक विशिष्ट योजना है। इस योजना के अंतर्गत NSTFDC योजनाओं या परियोजनाओं के लिए मियादी ऋण उपलब्ध कराता है, जिन पर प्रति इकाई या प्रति लाभ केंद्र 50,000 की लागत आती है। इसके लिए योजना या परियोजना लागत 99% तक की वित्तीय सहायता NSTFDC द्वारा दी जाती है। SCA लाभार्थी महिला से प्रतिवर्ष अधिकतम 4% तक सालाना ब्याज दर ले सकता है। आगे बात करेंगे ट्राइफेड के बारे में, यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन के रूप में 1987 में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 बनाने के बाद ट्राइफेड को इसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत मान लिया गया है और ये कानून की दूसरी अनुसूची में राष्ट्रीय सहकारी संस्था के रूप में भी सूचीबद्ध है। ट्राइफेड जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। ट्राइफेड अब अपनी दुकानों ट्राइब्स इंडिया में अपनी दुकानों के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों, जिसमें कि प्राकृतिक और जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प, सत्यापन, ये सारे उत्पादों की मार्केटिंग के विकास में लगा हुआ है और दुकानों में इन उत्पादों की बिक्री पारेषण के आधार पर, जो कि कंसाइनमेंट बेसिस पर की जा रही है। ट्राइफेड अब अपनी दुकानों के जरिए जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के विकास में लगा हुआ है और दुकानों में इन उत्पादों की बिक्री पारेषण के आधार पर की जा रही है, यानी कंसाइनमेंट बेसिस पर की जा रही है। तो अनुसूचित जनजातियों के वन अधिकारों को क्या मान्यता प्राप्त है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स ऑफ STS। अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों, जो कि वन अधिकारों को मान्यता के बारे में है, इसके लिए अधिनियम 2006 वनों में रहने वाली उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों की वन भूमि को मान्यता, वन अधिकार और वन भूमि पर कब्जे का अधिकार प्रदान करता है, जिनकी पीढ़ियां सदियों से इन वनों में रह रही थी। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियम जनवरी 2008 में अधिसूचित किए गए हैं और इनमें अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन के बारे में विचार किया गया है। राज्य सरकारों से ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है, जिससे अधिनियम के उद्देश्यों, प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा हो और मुद्रित सामग्री जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों सहित विभिन्न उपायों के जरिए नियमों की जानकारी हो। अधिनियमों के अनुसार वन अधिकारों और भूमि अधिकारों के वितरण और वन अधिकारों की पहचान और उन्हें प्रदान करने का उत्तरदायित्व अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित नियमों के तहत राज्य सरकार पर है। तो अगली योजना है वन बंधु कल्याण योजना। केंद्र सरकार ने परिणाम आधारित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जनजातीय आबादी के संपूर्ण विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए VKY यानी वन बंधु कल्याण योजना स्टार्ट किया है।
इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए आवश्यकता के अनुरूप और परिणाम आधारित माहौल तैयार करना है। इस प्रक्रिया की परिकल्पना ये सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के सभी भावी लाभ उपयुक्त संस्थागत तंत्र के जरिए संसाधनों के सम्मिलन के द्वारा लक्षित समूह तक पहुंच सके। अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ प्रमुख योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पर्याप्त शैक्षणिक ढांचा और छात्रवृत्ति के जरिए उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, जिसके लिए जो योजना है वो योजना है अम्ब्रेला स्कीम फॉर एजुकेशन फॉर एसटी चिल्ड्रन। इसे मंत्रालय की योजनाओं के समावेश के जरिए हासिल किया जा सकेगा, जिसमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और शिक्षा कार्यविधि में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी की सहायता ली जाएगी। प्रस्तावित प्रमुख योजना में कुछ योजनाओं को मिला दिया गया है, बहुत सारी योजनाओं को मिला दिया गया है, जैसे कि आश्रम स्कूलों की स्थापना और उन्हें बढ़ाना, छात्रावासों की स्थापना और उनकी वृद्धि, जनजातीय इलाकों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। तो इन सारी योजनाओं के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विदेशी छात्रवृत्ति, ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर एसटी स्टूडेंट्स। इस योजना के अंतर्गत विदेश में उच्च शिक्षा, स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कार्यक्रम के लिए चुने गए छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना को और अधिक विस्तृत बनाने के लिए टोटल 20 छात्रवृत्ति में से 3 विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह यानी पीवीटीजीएस के लिए और 30% लड़कियों के लिए रखी गई है। अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो दूसरे जो पिछड़े वर्ग आयोग हैं, आमतौर पर मंडल आयोग, इनका गठन आर्टिकल 340 के अंतर्गत किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, जैसे कि अन्य पिछड़ा वर्ग और ओबीसी कहलाने वाले जो लोग हैं, इनके लिए केंद्र सरकार के पदों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने ये आरक्षण 1993 में केंद्र सरकार के प्रशासनिक पदों और सेवाओं के 27% ब्लैंक जो जगह है, रिक्त पद हैं, उनके लिए कर दिया, जिन्हें अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के पक्ष में सीधी भर्ती से भरा जाना था। जनवरी 2006 में संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन और जनवरी 2007 में केंद्रीय शैक्षिक संस्थान कानून को लागू करने के साथ ही केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में दाखिल के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्गों को सूचीबद्ध किया जाना जरूरी होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप अगस्त 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी का गठन किया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि ये 103वां संविधान संशोधन विधेयक पहले 123वां संविधान संशोधन विधेयक था, इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया है और इसे अनुसूचित जाति आयोग को प्रदत्त शक्तियों के समक्ष शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की जगह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 प्रभावी हो गया है। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के बारे में अब हम जानेंगे। ओबीसी के लिए तो इस योजना में व्यय 50-50 50-50 के अनुपात में केंद्र और राज्य के बीच बढ़ जाता है। इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के बच्चों को मैट्रिक पूर्व तक अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना है। पात्रता के लिए आय की सीमा 2,50,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की बात करेंगे हम। तो इस योजना का जो उद्देश्य है ओबीसी के लिए, वो मैट्रिक के बाद अथवा सेकेंडरी के बाद की कक्षाओं में अध्ययन कर रहे ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। पात्रता के लिए माता पिता या अभिभावक की आय 1 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए, स्वरोजगार से होने वाली आय सहित। और इस योजना के अंतर्गत कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी सीपीएल कोर्स के लिए छात्रवृत्ति भी शामिल है। ओबीसी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण के बारे में हम जानेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स फॉर ओबीसी बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो योजना है इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों के सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े छात्रों को छात्रावास की सुविधा देने के लिए है ताकि वो सेकेंडरी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। दिशा निर्देशों के अनुसार फंड का स्वरूप क्या होगा,
लड़कों के छात्रावास के निर्माण की लागत 60-40 के अनुपात में केंद्र और राज्य आपस में बांटेंगे। लड़कियों के छात्रावास के लिए अनुपात 90 और 10 का होगा, 90:10। केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में केंद्रीय सहायता 100% होगी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90% है। लड़के और लड़कियों के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों या संस्थानों के लिए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 90% है और शेष 10% केंद्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप यानी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी स्टूडेंट्स के बारे में हम समझेंगे। तो ये जो योजना है इसका उद्देश्य ओबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वो विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में एमफिल और पीएचडी जैसे उच्च शिक्षा की डिग्रियां प्राप्त कर सके। योजना को लागू करने के लिए यूजीसी शीर्ष एजेंसी है और ये उपयुक्त तारीख पर मीडिया के विज्ञापन के जरिए योजना को अधिसूचित करता है। योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय या संस्थान शामिल हैं। फेलोशिप एमफिल और पीएचडी करने वाले रिसर्च के छात्रों को दी जाती है। फेलोशिप दी जाती है किसको? एमफिल और पीएचडी करने वाले रिसर्च के छात्रों को दी जाती है। ओबीसी और ईबीसी छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉक्टर अंबेडकर योजना के बारे में अब हम जानेंगे आगे। तो ये जो योजना है डॉक्टर अंबेडकर योजना, इस योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जो कि मतलब ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी के योग्य छात्रों को ब्याज सब्सिडी देना है ओबीसी और ईबीसी को, ताकि उन्हें विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सके और उनके नियोजन के अवसर बढ़ सके। ओबीसी उम्मीदवारों की पात्रता के लिए नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से आमदनी और बेरोजगार उम्मीदवारों के मामले में उसके माता पिता या अभिभावक की कुल आमदनी वर्तमान क्रीमी लेयर मानदंड से अधिक नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवार की पात्रता के लिए नियोजित उम्मीदवार की सभी स्रोतों से कुल आमदनी अथवा बेरोजगारी के मामले में उसके माता पिता या अभिभावक की कुल आमदनी 2.5 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ एक वर्ष के लिए टोटल जो व्यय होगा वो 50% टोटल व्यय से 50% राशि लड़कियों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में रखी जाती है। अगली योजना ईबीसी छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति है। तो ये राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य मैट्रिक के बाद और सेकेंडरी कक्षा की पढ़ाई कर रहे ईबीसी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। ईबीसी छात्रों को इसकी पात्रता के लिए माता पिता या अभिभावक की आय की सीमा 1 लाख प्रति वर्ष जो कि उनका स्वरोजगार सहित होना चाहिए। आगे हम डीएनटी यानी खानाबदोशों या अर्ध खानाबदोशों के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक के बाद डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। ये 2014-15 में शुरू किया गया था। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे कि डीएनटी छात्रों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है जो एससी, एसटी, ओबीसी में शामिल नहीं है। पात्रता के लिए आय की सीमा 2 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू किया जाएगा। इस योजना को व्यय केंद्र और राज्य 75:25 के अनुपात में आपस में बांटते हैं। आगे हम डीएनटी लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो योजना है नानाजी देशमुख स्कीम्स, ये 2014-15 में स्टार्ट किया गया था और ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों या केंद्रीय विश्वविद्यालयों के जरिए लागू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन डीएनटी छात्रों को छात्रावास की सुविधा देना है जो कि एससी, एसटी और ओबीसी में शामिल नहीं है, ताकि वो सेकेंडरी और उच्च शिक्षा हासिल कर सके। पात्रता के लिए आय सीमा 2 लाख प्रतिवर्ष होना चाहिए और केंद्र सरकार देश भर से प्रतिवर्ष अधिकतम 500 सीटें प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत व्यय मानक छात्रावास के लिए प्रति सीट 3 लाख है जो कि केंद्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है और फर्नीचर के लिए 5,000 प्रति सीट है। आगे हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के बारे में यानी नेशनल बैकवर्ड क्लासेड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में समझेंगे। तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम यानी NBCFDC के लाभ नहीं कमाने वाले कंपनी के रूप में 1992 में शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए आर्थिक और विकास संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देना और इन वर्गों के गरीब तबके को कौशल विकास और स्वरोजगार उद्यम में सहायता करना है। इसके साथ ही ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम है। निगम लक्षित समूह जैसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के ऋण देता है।
पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय से दोगुनी से कम यानी ग्रामीण इलाकों में 98,000 और शहरी इलाकों में 1,20,000 हो, वो NBC FDC योजना के अंतर्गत SCA के जरिए ऋण ले सकते हैं। विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के अलावा निगम देश के प्रमुख मेलों जैसे कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली हॉट, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के साथ साथ उन संबद्ध राज्यों में आयोजित प्रदर्शनियों मेलों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके लक्षित समूहों के कारीगरों के लिए मार्केटिंग की सुविधा को बढ़ावा दे रहा है। NBC FDC परंपरागत कारीगरों के मार्केटिंग संपर्क स्थापित करने के लिए इन प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करके मदद करता है। सामाजिक सुरक्षा, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा की बात करें यानी सोशल डिफेंस, तो सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण और मादक पदार्थों की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के प्रति वचनबद्ध है। लक्षित समूहों के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय नीति। बुजुर्गों के लिए वर्तमान राष्ट्रीय नीति यानी NPOP की घोषणा जनवरी 1999 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही ये जो नीति है, इसका उद्देश्य वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, आश्रित और वृद्ध व्यक्तियों को अन्य जरूरतें उपलब्ध कराना, विकास में न्याय संगत हिस्सेदारी, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ संरक्षण तथा उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना है। व्यक्ति को खुद की और अपने जीवन साथी की वृद्धावस्था की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना, परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा प्रदान की गई देखभाल में वृद्धि के लिए स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों को सक्षम बनाना और इनका समर्थन करना, कमजोर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण, बुजुर्गों को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान करना, वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देना और वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे वे उपयोगी और स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकें। दूसरा, बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद। बुजुर्गों के लिए विकास नीति और कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सरकार को सलाह और सहायता देने के लिए बुजुर्गों के लिए राष्ट्रीय परिषद यानी NCOP का पुनर्गठन किया गया है। ये वृद्ध व्यक्तियों के बारे में राष्ट्रीय नीति लागू करने और वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष पहल के बारे में सरकार को जानकारी प्रदान करती है। इसके साथ ही ये वृद्धों से संबंधित राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन और बुजुर्गों के लिए की गई विशेष पहलों के बारे में सरकार को फीडबैक उपलब्ध कराती है। NCOP बुजुर्गों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रम की संकल्पना और उनके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़। आगे हम अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या चीज़ें बनी हैं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के उपाय के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी NCM अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत 6 धार्मिक समुदायों मुसलमानों, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी 2006 को किया गया। इसके गठन का उद्देश्य अल्पसंख्यकों से जुड़े मामलों पर ध्यान केंद्रित करना और अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए चलाए जा रहे नियामक और विकास कार्यक्रमों की समग्र नीतिगत योजना तैयार करने, समन्वय, मूल्यांकन और समीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। मंत्रालय है कौन कौन सी? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992, वक्फ अधिनियम 1995, दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम 1955 के प्रशासन और कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम है, 15 पॉइंट प्रोग्राम है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के लिए पास 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी जून 2006 में। इसके उद्देश्य क्या क्या हैं? शिक्षा के अवसरों में बढ़ोतरी, मौजूदा और नई योजनाओं के जरिए रोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि और राज्य व केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के जरिए आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ढांचागत विकास से जुड़ी योजनाओं में उचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है और सांप्रदायिक हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण करना है। नए कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपेक्षित के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के उपेक्षित वर्गों को मिले। इस योजनाओं का लाभ समान रूप से अल्पसंख्यकों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए नए कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों में विकास परियोजना का कुछ हिस्सा केंद्रित करने पर विचार किया गया है।
तो अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कौन कौन सी छात्रवृत्ति योजना है? तो विशेष छात्रवृत्ति जो योजना है, मंत्रालय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षित करने के लिए 3 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रहा है। कौन कौन सी वो 3 छात्रवृत्ति योजनाएं हैं? पहला है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना। ये अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना 2008 में मंजूरी की गई थी। इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की इस योजना के लिए केंद्र में 100% धनराशि मिलती है। पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले छात्र जिनके माता पिता या अभिभावकों की सालाना आमदनी 1 लाख से अधिक नहीं है, वो इस योजना के अंतर्गत मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। और इसके साथ ही मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना, तो अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति योजना 2007 में शुरू की गई थी, 2007 में। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि सरकारी आवासीय उच्च स्तर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों सहित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों या कॉलेजों और संबद्ध राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा पारदर्शी तरीके से चुने गए और अधिसूचित पात्र को निजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रदान की जाती है। पिछली परीक्षा में कम से कम 50% अंक पाने वाले छात्र जिनके माता पिता या अभिभावकों की सालाना आमदनी 2 लाख से अधिक नहीं हो, वो इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे। योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति योजना, ये जो योजना है वो योग्यता और धन आधारित छात्रवृत्ति योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना जिसे कि 2007 में स्टार्ट किया गया था। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अंतर्गत उपयुक्त प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली योजना है नई उड़ान। पढ़ो परदेश के समान ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक कार्यालय के द्वारा नई उड़ान योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। नई उड़ान योजना में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप ए और ग्रुप बी, जो ग्रुप बी में राजपत्रित पद वाले इन पदों के लिए, और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप बी अराजपत्रित पद की प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को अधिक मदद मिलेगी नई उड़ान योजना से। इसमें यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख, पीसीएस एग्जाम पास करने पर 50,000 और एसएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 25,000 सहायता मिलेगी नई उड़ान योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष देश भर में 2,000 अभ्यर्थियों को पात्रता मापदंड प्राप्त करने पर तब तक आर्थिक सहायता दी जाएगी जब तक कि बजटीय आवंटन समाप्त ना हो जाए। अभ्यर्थी द्वारा आर्थिक सहायता केवल एक ही वर्ष प्राप्त की जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र की अन्य किसी भी ऐसी योजना का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी इसका पात्र नहीं होगा। अभ्यर्थियों की सभी स्रोतों से कुल पारिवारिक आय 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए इस योजना का लाभ लेने के लिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी कमिश्नर फॉर लेजिस्लेटिव माइनॉरिटीज। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त यानी सीएलएम का कार्यालय संविधान के आर्टिकल 350 के बी के प्रावधान के मुताबिक 1957 में स्थापित किया गया था। आर्टिकल 350 बी में व्यवस्था की गई है कि सीएलएम भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी मामलों की जांच कर सकता है। ऐसे अंतराल में इन मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे सकता है जब राष्ट्रपति निर्देश दे। राष्ट्रपति सभी ऐसी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखने के लिए प्रेरित करते हैं और संबद्ध सरकारों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को भेजने का आदेश दे सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण क्या क्या है? तो भारत के संविधान ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान किया है। संविधान का आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है और उनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने और उनकी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने के उनके अधिकार को मान्यता देता है। आर्टिकल 347 किसी भी राज्य अथवा किसी हिस्से की बहुसंख्यक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है। उसके इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं। आर्टिकल 350 संघ और राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में संघ अथवा राज्य की किसी भी प्राधिकार की शिकायतों के निपटारे के लिए आवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है। और आर्टिकल 350A में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखने वालों के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 350B में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त विशेष अधिकारी प्रदान करते हैं और
प्रदान करता है, जो कि संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा संबंधी सभी मामलों की जांच करता है। आगे हम बात करेंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल, केंद्रीय वक्फ परिषद। वक्फ मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल और अचल परिसंपत्तियों का स्थायी संपर्ण है। इन धार्मिक पहलुओं के अलावा वक्फ सामाजिक और आर्थिक उत्थान का माध्यम भी है। वक्फ के लिए केंद्रीय कानून के प्रशासन का उत्तरदायित्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का है। वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के लिए समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ कानून 1954 की धारा 8A के अंतर्गत, जो कि अब वक्फ कानून 1955 की धारा 9 की उपधारा 1 के रूप में पढ़े हैं, वो एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है। वर्तमान परिषद का पुनर्गठन 2005 में किया गया। वक्फ के प्रभारी केंद्रीय मंत्री केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास और शिक्षा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आगे हम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे, यानी महिला एवं बाल विकास। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2006 से एक पृथक मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया है। इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के मामलों में सरकारी कार्यों की खामियों को दूर करने, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और बच्चों पर केंद्रित कानून, नीतियां और कार्यक्रम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों को एक ओर झुकाने के लिए बढ़ावा देना है। मंत्रालय का प्रमुख उत्तरदायित्व महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और सरकारों से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाना और उनके जीवित रहने, सुरक्षा, विकास और भागीदारी को समग्र रूप से प्रोत्साहित करना है। इसके साथ ही मंत्रालय की परिकल्पना के अनुसार हिंसा व भेदभाव से मुक्त वातावरण में सशक्त महिलाएं सम्मान से रहें और विकास में पुरुषों के समान ही भागीदारी निभा सके और अच्छी परवरिश के साथ बच्चों को सुरक्षित वातावरण में विकास करने और बढ़ने के सभी अवसर मिले। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी ताकि घटते लिंग अनुपात पर अंकुश लगाया जा सके और महिलाओं को अधिकार नहीं दिए जाने संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। बच्चों का लिंगानुपात यानी CSR 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है। ये महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों का मिलाजुला प्रयास है। इसमें निम्नलिखित पर ध्यान दिया गया है, कुछ मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि जागरूकता और रक्षा अभियान, चुने हुए 161 जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्य, लड़कियों को शिक्षा का अधिकार देना, लिंग का पता लगाने और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी PC एंड PNDT, निषेध कानून प्रभावी तरीके से लागू करना। इस योजना के विशेष उद्देश्य में लिंग का पता लगाकर गर्भपात पर रोक, लड़की का बचाव और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और लड़की की शिक्षा और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना, जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्य में विशेष ध्यान, PC और PNDT अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और उनकी निगरानी, गर्भधारण के बाद जल्द पंजीकरण को बढ़ावा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संस्थागत डिलीवरी और जन्म का पंजीकरण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्कूलों को लड़कियों के अनुकूल बनाना, स्कूल में लड़कियों का नाम लिखवाना, सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को रोकने का कार्य, चालू शौचालय की उपलब्धता, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जागरूकता पैदा करना, हिमायत, सामुदायिक लामबंदी और साझेदारों का प्रशिक्षण, स्थानीय चैंपियन संस्थानों और आगे बढ़कर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को पुरस्कार शामिल है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानी PMMVY। सरकार ने पात्र, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देश भर में घोषणा की है। PMMVY एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान सहायता जारी की जाती है, जिसे केंद्र और राज्य तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश 60:40 के अनुपात में बांटते हैं। 60 केंद्र, 40 राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90:10 है, जबकि विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये 100% है। इस योजना में कुछ विशेष शर्तों को पूरा करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान उनके बैंक या डाकघर DBT मोड पर PW और LM खाते में सीधे 5000 की नगद राशि डाल दी जाती है। अगली योजना है वन स्टॉप सेंटर।
एक महिला जिसने हिंसा का सामना किया है उसे चिकित्सा, पुलिस, कानूनी और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग सहायता इन केंद्रों में मिल सकती है, वन स्टॉप सेंटर में। इस स्थानों पर वो रह भी सकती है यदि उनकी स्थिति इसकी मांग करती है। ओएससी, जिसका लोकप्रिय नाम सखी है, इसे अन्य मौजूदा 181 हेल्पलाइनों से जोड़ा जाएगा। पहले केंद्र का उद्घाटन रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2015 में किया गया। यूनिवर्सलाइजेशन फॉर वुमेन हेल्पलाइन यानी महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण। तो महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिला को सिंगल यूनिफॉर्म नंबर 181 के जरिए देश भर की महिला संबंधी सरकारी कार्यक्रमों के बारे में सूचना और नाम लेने के जरिए जो भी उपयुक्त प्राधिकार हैं जैसे कि पुलिस, वन स्टॉप सेंटर, अस्पताल से जोड़ करके आपात स्थिति और गैर आपात स्थिति में 24 घंटे सेवा प्रदान करना है। मोबाइल फोन पर पैनिक बटन। परेशानी में पड़े महिला को मदद प्रदान करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मोबाइल फोन पर पैनिक बटन लगाने का काम किया है। मंत्रालय की पहल से बड़ी संख्या में साझेदारों के साथ विचार विमर्श के आधार पर पैनिक बटन और मोबाइल फोन में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हैंडसेट नियम 2016 दूरसंचार विभागों ने अधिसूचित किया है। इस नियम के अंतर्गत सभी नए फीचर वाले फोनों में पैनिक बटन की सुविधा होगी, जो कि न्यूमेरिक 5 अथवा 9 से काम करेगा और सभी स्मार्टफोन ऑन ऑफ बटन को 3 बार दबाने पर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सभी नए मोबाइल फोनों में सैटेलाइट आधारित ओपीएस के जरिए स्थान की पहचान करने की सुविधा होनी चाहिए। गृह मंत्रालय के सहयोग से निर्भया कोष के अंतर्गत एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS भी स्थापित किया गया है, जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए सभी आपात नंबरों को 112 से जोड़ा जाएगा। ये पैनिक बटन में भेजे गए परेशानी के सिग्नल का जवाब होगा। अगली योजना है महिला पुलिस स्वयंसेवी। महिला पुलिस स्वयंसेवी का प्रमुख काम महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज के लिए उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की जानकारी अधिकारियों अथवा पुलिस को देना है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने कि महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना को चालू किया है। महिला पुलिस वॉलंटियर्स। एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल करना। हाल ही में बनाए गए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून 2016 में एसिड हमले को दिव्यांगता के रूप में शामिल किया गया है। एसिड हमले का शिकार व्यक्ति अब दिव्यांग व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ ले सकता है। लिंग संबंधी बजट बनाने की पहल। लिंग संबंधी बजट बनाना यानी जेंडर बस्टिंग पहल लिंग को मुख्य धारा में आने का एक शक्तिशाली औजार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि विकास के लाभ जितने पुरुषों तक पहुंचे उतने ही महिलाओं तक भी पहुंचे। ये कोई लेखा विधि प्रयोग नहीं है, बल्कि बजट तैयार करते समय उसके आवंटन, कार्यान्वयन, प्रभाव अथवा परिणाम आकलन, समीक्षा और लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कदमों पर लिंग दृष्टिकोण को ध्यान में रखने की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देश में लिंग संबंधी बजट बनाने को संस्थागत बनाने के लिए 2007 में वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों अथवा विभागों में जेंडर बस्टिंग सेल्स यानी GBCS स्थापित करने का आदेश दिया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बस्टिंग के लिए प्रमुख एजेंसी है जिसने कि इसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर आगे ले जाने के लिए अनेक पहल की है। जेंडर चैंपियंस पहले शैक्षणिक संस्थानों के जरिए लागू की जा रही है, जिससे कि युवा छात्रों को संवेदनशील बनाया जा सके और कानून, विधि निर्माण, कानूनी अधिकारों और जीवन कौशल शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके। जेंडर चैंपियन दिशा निर्देश महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विकसित किए हैं और इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है, इसके सहयोग से अमल में लाया जा रहा है। जेंडर चैंपियंस। अगला है विधवाओं के लिए आश्रय यानी शेल्टर होम फॉर विडोज। ये अब तक की सबसे बड़ी सुविधा है जिसे सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है और जिसके लिए सरकार धनराशि दे रही है। इस आश्रय में 1000 महिलाओं को रखने की क्षमता है, जिससे कि वृंदावन में करीब 57 करोड़ रुपए भूमि की कीमत सहित की लागत से 1.424 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जा रहा है। अगला है पंचायतों में महिला पंचों के लिए प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग फॉर वुमेन हेड्स ऑफ पंचायतर्स। हालांकि ग्राम पंचायत में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, लेकिन इसके बावजूद प्रशिक्षण के अभाव में और पति के लगातार शासन अथवा हस्तक्षेप के कारण ये पंच गांव की बेहतरी
बेहतरी के लिए वास्तविक अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती है। इन महिलाओं को जमीनी स्तर पर शक्तिशाली बनाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2 लाख महिला पंचों को प्रशिक्षित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम की पहल की है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय की भागीदारी से मई 2016 से इसका प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। मातृत्व अवकाश की अवधि में विस्तार, एक्सटेंडिंग मैटरनिटी लीव ड्यूरेशन। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाकर के 7 महीने करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्य कर रहा था, ताकि शिशु को जन्म के बाद 6 महीने तक स्तनपान कराया जा सके और इसके बाद पूरक भोजन दिया जा सके, ताकि कुपोषण के मामले कम हो सके। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस पर विचार किया और कानून में उचित संशोधन किया गया, जो कि कौन कौन से संशोधन किए गए हैं। मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश वर्तमान में 12 सप्ताह से बढ़ाकर के 26 सप्ताह कर दिया गया है। शिशु को गोद लेने वाली और सरोगेट मां के लिए मातृत्व लाभ में बढ़ोतरी, कार्यालय अथवा फैक्ट्री परिसर में क्रैच की सुविधा स्थापित करना, ये कानून अब मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 कहलाता है। ये जो कानून है, फैक्ट्री परिसर में क्रैच की सुविधा स्थापित करना, ये सारे जो कानून है ये अब मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 कहलाता है। आगे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कानून क्रियान्वयन। ये जो एक्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं की हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निवारण के लिए अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस संबंध में राज्य सरकारें अथवा केंद्र मंत्रालयों अथवा विभागों को परामर्श और निगरानी रूपरेखा जारी की जा चुकी है, ताकि यौन उत्पीड़न कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, शिकायत पर तेजी से जांच हो सके और शिकायतकर्ता का भविष्य में उत्पीड़न रोका जा सके। साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न कानून पर एक पुस्तिका तैयार की है और उसे जारी किया है, जिसमें आसान शब्दों में अधिनियम के प्रावधान बताए गए हैं। अगला राष्ट्रीय महिला कोष। राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में हम समझेंगे। ये जो योजना है यानी आरएमके एक सोसाइटी है जिसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत किया गया था और इस शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन की स्थापना 1993 में की गई। आरएमके मध्यस्थ संगठनों के जरिए गरीब महिलाओं को सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है, जिनमें कि अन्य के अलावा सेक्शन 25 कंपनियां एनजीओ शामिल हैं। ये इन महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्राहक अनुकूल प्रक्रिया अपना करके रियायती शर्तों पर आजीविका संबंधी विभिन्न सहायता और कमाई में मदद करते हैं। लक्षित लाभार्थी में विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों जैसे कि परंपरागत और आधुनिक हस्तशिल्प से लेकर के लघु व्यवसाय जैसे पैटिस की दुकान आदि के उद्यमी हैं। ऋण आरएमके की विभिन्न योजनाओं के जरिए मंजूर किए जाते हैं, जैसे कि मुख्य ऋण योजना, ऋण प्रोत्साहन योजना आदि। अगली योजना है महिला ई हार्ट। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने महिला ई हार्ट की 2016 में शुरुआत की है, जो कि महिला उद्यमियों एसएचओ और एनओओ के लिए सीधे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग की एक मंच है। महिला ई हार्ट की विशेषता ये है कि इसमें विक्रेता और खरीदार के बीच सीधा संपर्क बनता है। इस तक पहुंच आसान है क्योंकि समूचा ई हार्ट व्यवसाय मोबाइल के जरिए होता है। अगली नीति है राष्ट्रीय महिला नीति, नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन। राष्ट्रीय महिला नीति 2016 का मसौदा अंतिम रूप लेने की अवस्था में है। इस नीति में 15 साल बाद संशोधन किया गया है और उम्मीद है कि ये अगले 15 से 20 साल महिलाओं के मुद्दों पर कार्य करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन करेगी। ये नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी, निर्णय लेने, हिंसा, एक उदार माहौल तैयार करने आदि जैसे विस्तृत मुद्दों को शामिल करेगी। अगला एक्ट है मानव तस्करी का कानून, एक्ट ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी, इसकी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास के लिए विधेयक 2018 के विस्तृत कानून का मसौदा तैयार किया है, ताकि वर्तमान खाई को पाटा जा सके और मानव तस्करी की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से जुड़े विभिन्न अपराधों सहित इसके सभी पहलुओं को शामिल किया जा सके। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि मानव तस्करी से निपटने के लिए पीड़ितों के लिए मजबूत कानूनी, आर्थिक और सामाजिक माहौल बनाया जाए और इसके लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत तंत्र की स्थापना की जाए। अगली योजना है बच्चों से, अब आगे जो योजना रहेगी वो बच्चों से जुड़े मुद्दे हैं, यानी चिल्ड्रन इशूज हैं, जैसे कि लापता, तस्करी किए गए, भागे हुए बच्चों के लिए उठाए गए कदम, खोया पाया पोर्टल, मिसिंग ट्रैफिक्ड रनवे चिल्ड्रन।
बच्चों के संरक्षण के लिए नागरिकों की भागीदारी के लिए एक नया नागरिक पोर्टल खोया पाया 2015 में स्टार्ट किया गया। इस पोर्टल में लापता और देखे गए बच्चों के बारे में सूचना डाली जा सकती है। ये पोर्टल 2 डेटाबेस लापता और देखे गए बच्चों के मिलान की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही रेलवे स्टेशन पर एनजीओ, चाइल्ड हेल्प ग्रुप, चाइल्ड लाइन यूनिट होंगे जो कि बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावकों को सौंपने अथवा माता पिता या अभिभावकों की अनुपस्थिति में उनके पुनर्वास के लिए रेलवे स्टेशन के साथ कार्य करेंगे। रेलवे कोचों में 2015 में पोस्टरों के जरिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। पहले चरण में ट्रेनों में 1 लाख पोस्टर लगाए गए। चाइल्ड लाइन का विस्तार की बात करेंगे अब हम। तो चाइल्ड लाइन परेशानी में पड़े बच्चों को मुक्त कराने और उनकी सहायता के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल है। पोक्सो ई बॉक्स, ये जो योजना है पोक्सो ई बॉक्स, ये बच्चे अक्सर यौन शोषण के बारे में शिकायत नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आमतौर पर किसी जान पहचान वाले व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है। वो अपनी शिकायत सुरक्षित और गुमनाम तरीके से कर सके, इसके लिए इंटरनेट आधारित सुविधा ई बॉक्स प्रदान किया गया है। यहाँ बच्चे अथवा उसकी तरफ से कोई भी कम शब्दों में शिकायत दर्ज कर सकता है। जैसा कि शिकायत दर्ज होगी, एक प्रशिक्षित काउंसलर तत्काल बच्चे से संपर्क करेगा और उसे सहायता प्रदान करेगा। किशोर न्याय, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए मॉडल नियम 2016 जेज मॉडल नियम 2016 पर आधारित है। इसको अधिसूचित किया गया है। जेज मॉडल नियम 2016 इस बात पर आधारित है कि बच्चों में सुधार किया जाना चाहिए और उन्हें एक बार फिर समाज से जोड़ा जाना चाहिए। जेजे मॉडल नियम 2016 में पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत के जरिए बच्चों के अनुकूल विस्तृत पद्धति दी जाएगी। इनमें से कुछ पद्धतियों में शामिल हैं: किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में ना भेजा जाए, बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाए, बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाए, कानूनी सहायता आदि के बारे में माता पिता या अभिभावक को जानकारी दी जाए। किशोर न्याय बोर्ड और बच्चों की अदालत को चाहिए कि वो बच्चे का तनाव कम करे और बच्चे द्वारा समझी जाने वाली भाषा में उससे पूछे गए सवालों को समझने के बाद उसे बिना किसी डर के सच्चाई और परिस्थितियां बताने के लिए प्रोत्साहित करे। जेजे मॉडल नियम 2016 में किशोर न्याय प्रणाली बच्चे की प्रगति की समीक्षा करने और उसे पर्याप्त पुनर्वास और वापसी की सेवा देने के लिए विभिन्न नई विधियों को शामिल किया गया है। विस्तृत दत्तक ग्रहण सुधार यानी कंप्रेहेंसिव एडॉप्टिंग रिफॉर्म्स। सरकार ने किशोर न्याय कानून 2015 को अधिसूचित कर दिया है और कानून का अध्याय 8वां अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने और साथ ही रिश्तेदार द्वारा गोद लेने की व्यवस्था करता है। इस कानून में बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की गई है। इसके अनुसार रिश्तेदारों के गोद लेने सहित सभी दत्तक ग्रहण की जानकारी देश में देनी पड़ेगी। इस कानून के अंतर्गत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी का पुनर्गठन कर उसे केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण नाम दिया गया है। कानूनी दत्तक ग्रहण कारा और केयरिंग्स के जरिए ही होता है। भारत में कहीं भी बच्चे को गोद लेने के लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा में ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना और दिशा निर्देश प्रणाली है। ये प्रणाली कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया अपनाने के लिए कारा का एकमात्र सरकारी पोर्टल है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए कानून 2015 की धारा 80 और 81 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा एजेंसी जो गैर कानूनी तरीके से गोद लेने के काम में शामिल है उसे दंडित किया जाएगा। दत्तक ग्रहण कानूनों में देश में और दूसरे देश में OAS यानी अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने का प्रावधान है। देश के भीतर और विदेश में रिश्तेदार द्वारा गोद लेने के संबंध में प्रक्रिया नियमों में परिभाषित की गई है। इसमें सौतेले बच्चों को गोद लेना लाया गया है। अब एक नोट है, जनवरी 2017 में दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 लागू हुआ है और इसने दत्तक ग्रहण दिशा निर्देश 2015 का स्थान लिया है। अगला मिशन है राष्ट्रीय पोषण मिशन यानी NNM। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य बच्चों 0 से 6 वर्ष के बच्चों, किशोर, लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार करना है। ये कार्य 3 साल की अवधि में एक नियत समय के भीतर बच्चों को, जो कि 0 से 3 वर्ष के बच्चे हैं, उसमें अल्प पोषण को कम करना, 6 से
6 से 59 महीने वाले बच्चों में एनीमिया को कम करना, महिलाओं और किशोर लड़कियों 15 से 49 15 से 49 ईयर के जो बच्चे हैं उनमें एनीमिया की व्यापकता कम करना और जन्म के समय कम वजन के मामले में घटाना है। आगे हम बात करेंगे आंगनवाड़ी सेवा के बारे में। तो समन्वित बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना, जिसे अब आंगनवाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी। इसका उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखना, मृत्यु दर, अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति का प्रभावी समन्वय और क्रियान्वयन, और मां की क्षमता बढ़ाना ताकि वो उपयुक्त पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतें पर ध्यान दे सके। इस योजना के लाभार्थियों में 6 साल से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल हैं। ये योजना खुद चुनी जा सकती है और बिना किसी कंडीशन के सभी लाभार्थियों के लिए खुली है। जो भी उद्देश्य हैं उसको ICDS योजना के अंतर्गत 6 सेवाओं यानी पूरक पोषण, प्री स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं का पैकेज प्रदान कर हासिल किया जा सकता है। अगली योजना है पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून यानी NFSA 2016 में शामिल प्रावधानों का पालन करते हुए मंत्रालय ने पूरक पोषण, जो कि समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत है, पूरक पोषण नियम 2017 में अधिसूचित किया गया ताकि प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशु के जन्म के बाद स्तनपान कराने वाली माता को 6 महीने के लिए और 6 महीने से 6 साल कुपोषण का सामना कर रहे बच्चों सहित 6 महीने से 6 साल की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को इस कानून की अनुसूची 2 के मानकों के अनुसार 1 वर्ष में 300 दिन कानून के प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए अधिकार के अनुसार पूरक पोषण मिल सके। खाद्यान्न और भोजन की पात्रता भत्ता की आपूर्ति नहीं होने पर पात्र व्यक्ति संबद्ध राज्य सरकार से उतने समय और तरीके से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केंद्र सरकार ने दिया है। अगली योजना है किशोर लड़कियों के लिए योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो किशोर लड़कियों के लिए योजना SAG 2010-11 में शुरू हुआ था और ये देश भर में 205 चुने गए जिलों में काम कर रही है। इस योजना में इसका उद्देश्य है प्रारंभिक आधार पर 11 से 18 वर्ष की किशोर लड़कियों का चौतरफा विकास करना है। ये योजना राज्य सरकारों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के जरिए लागू की जा रही है, जिसका व्यय केंद्र और राज्य के बीच में होगा। कानून के साथ 50-50 के अनुपात में पोषण के लिए और शेष घटकों के लिए ये अनुपात 60:40 है। 8 पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम और विशेष श्रेणी वाले 3 हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 होगी। जंक फूड दिशा निर्देश, जंक फूड गाइडलाइंस। जंक फूड दिशा निर्देश तैयार किए गए और इन्हें लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वर्तमान में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय है, और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया है। जंक फूड दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं और इन्हें लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पास भेजा गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे इनका पालन करें। इसके बाद मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वो सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी करें। दिशा निर्देशों में ये भी सुझाव दिया गया है कि विक्रेताओं अथवा रेहड़ी पटरी वालों को किसी भी स्कूल में 200 मीटर के दायरे में स्कूल के समय के दौरान जंक फूड बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगली योजना है बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना,
नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NPAC 2016 राष्ट्रीय बाल नीति में अभिन्न अंग के रूप में शामिल सिद्धांतों पर आधारित है। कार्य योजना के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: जीवित रहना, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, और संरक्षण और भागीदारी। NPAC का कार्य सुनिश्चित करना है कि वर्तमान कार्यक्रमों को शामिल किया जाए और नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए ताकि पूर्णतः स्पष्ट रणनीति और क्रियाकलापों के जरिए लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा सके, जिससे बच्चों के लिए वांछित नतीजे हासिल की जा सके। अगली योजना है शासन के विविध आयाम, ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस केवल ई के बारे में ही नहीं बल्कि ये शासन यानी गवर्नेंस के बारे में भी है। ये केवल कंप्यूटर और वेबसाइट के बारे में नहीं बल्कि नागरिकों और व्यवसायों के जरिए सेवाओं के बारे में भी है। ई गवर्नेंस 2 शब्दों ई और गवर्नेंस से मिलकर बना है, जिसके प्रथम शब्द ई इलेक्ट्रॉनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की ओर इंगित करता है, वहीं जो दूसरा शब्द है गवर्नेंस, इसका मूल लक्ष्य लोगों का कल्याण करना प्रदर्शित करता है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में ई गवर्नेंस सुशासन यानी गुड गवर्नेंस की प्राप्ति का मुख्य उपकरण बन चुका है। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ हैं: नागरिक, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन। ई गवर्नेंस की सफलता व असफलता इन्हीं 4 स्तंभों के आसपास घूमती है। ई गवर्नेंस का आशय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार को सरल, नैतिक, उत्तरदायी, जवाबदेही और पारदर्शी, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट यानी स्मार्ट बनाने से है। इस नए परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का मुख्य ध्येय नागरिक सेवाओं को सहज रूप में उनके द्वार तक पहुंचाना है। सूचना प्रौद्योगिकी के आदर्श प्रयोग में 3 स्तरों सरकार, व्यापार और नागरिकों के मध्य एक सुखद संबंध स्थापित हो सकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आई क्रांति अधिशासन हेतु संभावनाओं के दायरे में एक नया एजेंडा है, जहां से सरकार देश के उत्थान के लिए व्यापक प्रयास कर सकती है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से आम नागरिकों की शासन में भागीदारी बढ़ी है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत की ये जिम्मेदारी है कि वो सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर प्रयोग कर नागरिकों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाए व सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के साथ इसी प्रवृत्ति के साथ भारत विश्व के अन्य देशों के साथ भागीदारी और कदम ताल कर सके। तो क्या गोल है ई गवर्नेंस के? नागरिकों के लिए बेहतर सेवाओं का वितरण, पारदर्शिता व उत्तरदायित्व कायम करना, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार में बेहतर दक्षता स्थापित करना और व्यापार व उद्योगों के मध्य तालमेल बढ़ाना, व्यापार और उद्योगों के बीच तालमेल बढ़ाना। तो आगे हम जानेंगे सर्विसेज ई गवर्नेंस के। ई गवर्नेंस के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: सूचना प्रदान करना, प्रसंस्करण दक्षता में सुधार करना और लेन देन को सुविधाजनक बनाना। इन तीनों ही स्तरों का व्यापक प्रयोग व उन्हें हासिल करना सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संभव है। ई गवर्नेंस की अनिवार्यताएं क्यों हैं? इम्परेटिव्स। तो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी में सरकार को सेवा प्रदाता व समन्वयक के रूप में भूमिका निभानी होगी और नागरिकों को शासन में भागीदारी देनी होगी, तभी जाकर के भारत ई गवर्नेंस की एक सफल उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगा। ई गवर्नेंस के इम्परेटिव्स हैं ये: प्रोसेस, सिंपलिसिटी, इफिशियंसी, नागरिक, विजन और नेतृत्व, प्रौद्योगिकी, स्थापत्य, खुले मानक, संसाधन, समग्र, कुशल, नागरिक केंद्रित, संधारणीयता, लागत प्रभावशीलता, प्रतिबद्धता, प्रतियोगिता, बदलाव, विश्वसनीयता, मापनीयता, सुरक्षा, सेवाोन्मुखी, सतत और पर्याप्त। ई गवर्नेंस के चरण:
आगे हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस मूल रूप से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी साथ ही कंप्यूटर और संचार प्रणालियों के नेटवर्किंग के विकास से संबद्ध है। विकासशील देशों में ऐसे प्रौद्योगिकियां और प्रणालियां विकसित देशों की तुलना में प्रत्यक्ष समयांतराल के साथ उपलब्ध हुई है। हालांकि भारत के मामले में 1990 के दशक में पूर्वार्ध से आगे तक अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अवसरों की उपलब्धता में अभिमुखता हो रही है, यानी कन्वर्जेंस हो रही है। आमतौर पर यदि कहा जाए तो भारतीय अनुभव प्रदर्शित करता है कि ई गवर्नेंस का शुरुआत कुछ चरणों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, जैसे कि कंप्यूटरीकरण से। पहले चरण में पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता से बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालय कंप्यूटरों से सज्जित यानी इक्विप्ड हुई। कंप्यूटरों का प्रयोग वर्ड प्रोसेसिंग और उसके बाद शीघ्रतापूर्वक डाटा प्रोसेसिंग से शुरू हुआ। नेटवर्किंग, इस चरण में कुछ सरकारी संगठनों की कुछ इकाइयों की कुछ यूनिटों को सूचना की भागीदारी और विभिन्न सरकारी संगठनों के बीच आंकड़ों के प्रवाह से हब के माध्यम से जोड़ा गया। अगले चरण में ऑनलाइन उपस्थिति, बढ़ते इंटरनेट संपर्क से वेब पर उपस्थित बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की गई थी। इससे सरकारी विभागों और अन्य संगठनों द्वारा वेबसाइट का रखरखाव किया गया। इसके बाद अगला चरण ऑनलाइन परस्पर संपर्क। ऑनलाइन उपस्थिति का स्वाभाविक परिणाम सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों आदि के बीच संप्रेषण माध्यम का खुलना था। इस चरण का मुख्य लक्ष्य डाउनलोड करने योग्य प्रपत्रों, अनुदेशों, अधिनियम, नियम आदि को प्रदान करते हुए सरकारी संगठनों के साथ पर्सनल इंटरफेस की संभावना को न्यूनतम करना था। तो आगे हम जानेंगे कितने तरह के प्रकार हैं ई गवर्नेंस में परस्पर क्रियाओं के लिए। ई गवर्नेंस में शासन में विभिन्न हितधारकों के बीच परस्पर क्रिया सुविधाजनक बनाती हैं। तो वो परस्पर क्रिया है, पहला G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार से सरकार। इस मामले में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल सरकारी संगठनों के कार्यकरण में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन में है, बल्कि विभिन्न संगठनों के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। दूसरा प्रक्रिया है G2C, सरकार से नागरिक। इस मामले में सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर क्रिया सृजित की जाती है, जो कि नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं की वृहद सीमा की सक्षम सदुपयोगी से लाभान्वित होने में सक्षम बनाती है। ये तो एक ओर सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता है और अभिगम्यता का विस्तार करती है, तो दूसरी ओर सेवाओं की गुणवत्ता सुधारती है। ये नागरिकों को इस बात का चुनाव करने का विकल्प देती है कि सरकार के साथ कब परस्पर क्रिया की जाए, यानी दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन। सरकार के साथ कहाँ परस्पर क्रिया की जाए, यानी सेवा केंद्र, मानव रहित कियोस्क अथवा किसी के घर या कार्यस्थल से। और सरकार के साथ कैसे परस्पर क्रिया की जाए, यानी इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स, दूरभाषा, ईमेल, आमने सामने आदि तरीकों से। प्राथमिक प्रयोजन सरकार को नागरिक अनुकूल बनाना है। तीसरी क्रिया है G2B यानी सरकार से व्यवसाय। यहाँ ई गवर्नेंस संसाधनों का प्रयोग सरकार के साथ सीमा विहीन रूप से व्यवसाय समुदाय, सामग्री और व्यवसाय के प्रदायकों को परस्पर क्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य लाल फीताशाही कम करना, समय की बचत करना, संचालन लागत कम करना और सरकार के साथ कार्यवाही करते समय अधिक पारदर्शी व्यवसायी वातावरण सृजित करना। सरकार से व्यवसाय यानी G2B की पहली लेन देन संबंधी हो सकती है, जैसे कि लाइसेंसीकरण, परमिट अधिप्राप्ति और राजस्व संग्रहण में। ये संवर्धनात्मक और सुविधाजनक भी हो सकती है, जैसे व्यापार में, पर्यटन और निवेश में। ये उपाय व्यवसायों को अधिक क्षमतापूर्वक कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने में सहायक होती है। अगली प्रक्रिया है G2E यानी सरकार से कर्मचारी। सरकार मोटे तौर पर सबसे बड़े नियोक्ता है और अन्य किसी भी संगठन के समान इसे नियमित आधार पर अपने कर्मचारियों के साथ परस्पर क्रिया करनी होती है। ये परस्पर क्रिया संगठन और कर्मचारी के बीच द्विमार्गी प्रक्रिया है G2E। ICT साधनों का प्रयोग एक ओर इन परस्पर क्रियाओं को तीव्र और सक्षम बनाने और दूसरी ओर कर्मचारियों का संतुष्टि स्तर पर बढ़ाने में सहायता करता है। ई गवर्नेंस के क्या लाभ हैं? ई गवर्नेंस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सृजनात्मक प्रयोग द्वारा सुविधा युक्त शासन में सुधार से संबंधित है। ई गवर्नेंस के लाभ भी हैं। क्या क्या लाभ हैं? नागरिकों को सरकारी सेवाओं को
की बेहतर आपूर्ति, सूचना तक पहुंच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, व्यापार तक उद्योग के साथ बेहतर अंतरक्रियाएं, अधिक दक्ष सरकारी प्रबंधन, प्रशासन में अल्प भ्रष्टाचार, प्रशासन में पारदर्शिता की वृद्धि, प्रशासन प्रक्रिया में लाल फीताशाही और कागजी कार्यवाही में कटौतियां, शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बेहतर नियोजन और समन्वय, सुशासन प्रक्रिया में व्यापक नागरिक भागीदारी, लोक प्राधिकारी एवं नागरिक समाज के बीच संबंधों में सुधार और सरकार की वैधता में वृद्धि। इतने लाभ हैं। ई गवर्नेंस में की भारत की पहलों के बारे में हम जानें, भारत में क्या पहल हुई है ई गवर्नेंस से। तो इलेक्ट्रॉनिक के बढ़ते महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने 1970 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना की। 1976 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी नेक NIC की स्थापना हुई और तब से NIC सरकार अथवा ई शासन अनुप्रयोगों के जमीनी स्तर तक प्रमुख निर्माणकर्ता के रूप में उभरने के साथ अनवरत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रोत्साहक के रूप में उभरा है। 1980 के दशक के पूर्वार्ध में कंप्यूटरों का प्रयोग बहुत कम संगठनों तक सीमित था। पर्सनल कंप्यूटरों के आगमन ने सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और संसाधन क्षमता उत्पन्न की है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर लगाए गए, लेकिन उनका प्रयोग अधिकांशतः वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में के लिए किया जाता था। धीरे धीरे बेहतर सॉफ्टवेयर्स आने से कंप्यूटरों का प्रयोग डेटाबेस प्रबंधन और सूचना प्रसंस्करण में भी होने लगा। संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति ने कंप्यूटरों की क्षमता और पहुंच में और सुधार ला दी है। कई सरकारी विभागों ने कागजात और फाइलों के आवागमन पर नजर रखने, विकास कार्यक्रमों की निगरानी, कर्मचारियों के वेतन चिट्ठे के प्रसंस्करण, रिपोर्ट तैयार करने आदि कई अनुप्रयोगों के लिए ICT का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है। हालांकि ई गवर्नेंस पर 1987 में निकनेट राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क के लॉन्चिंग के बाद अधिक ध्यान दिया गया है। इसके बाद देश में सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए डिस्निक यानी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर प्रारंभ की गई, जिसके लिए राज्य सरकारों को निःशुल्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रदान किए गए थे। 1990 तक निकनेट का राज्य की राजधानियों से होकर सभी जिला मुख्यालयों तक विस्तार हुआ। 1999 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सृजित किया गया। 2000 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों अथवा विभागों में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा ई गवर्नेंस के लिए 12 सूत्रीय न्यूनतम कार्यसूची अभिज्ञात की गई। तो प्रारंभ की गई कार्यसूची में कुछ कार्य बिंदु शामिल हैं, जैसे कि प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग को अनुभाग अधिकारी स्तर तक आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित पर्सनल कंप्यूटर प्रदान करना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी कर्मचारी जिनकी अपने कार्यालय के कार्य में कंप्यूटर तक पहुंच और प्रयोग करने की आवश्यकता है, उसको पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग को डाक की प्राप्ति, पत्रों के निर्गमन तथा साथ ही विभाग में फाइलों के आवागमन का रिकॉर्ड रखने की दृष्टि से NIC द्वारा विकसित कार्यालय कार्यविधि स्वचालन सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रारंभ करना चाहिए। इसके साथ ही दिन प्रतिदिन के संचालनों में वेतन चिट्ठा, लेखाकरण और अन्य गृह सज्जा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाना चाहिए। आंतरिक बैठकों की सूचना ईमेल द्वारा भेजी जानी चाहिए। मंत्रालय अथवा विभागों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित वेब समर्थ यानी वेब इनेबल शिकायत निवारण सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग की अपनी वेबसाइट होनी चाहिए। सभी अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए और जनता के हित अथवा संगत अन्य प्रकाशित सामग्री के साथ इसे इंटरनेट पर उपलब्ध कराना चाहिए और उसे सूचना और सुविधा काउंटर से अभिगम्य होना चाहिए। मंत्रालयों और विभागों अथवा संगठनों की वेबसाइट में विशेष रूप से एक खंड विहित होना चाहिए, जिसमें कि नागरिकों अथवा ग्राहकों के द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रपत्र विहित होने चाहिए। जहां तक संभव हो, वेबसाइट की विषय वस्तु का हिंदी पाठ भी साथ साथ तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग जनता को सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी प्रारंभ करने के लिए पैकेज विकसित करने का भी प्रयास करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय अथवा विभाग की 5 वर्षों की अवधि के लिए समग्र सूचना प्रौद्योगिकी विजन अथवा कार्यनीति होनी चाहिए, जिसके भीतर 1 वर्ष के अंदर कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट कार्य योजना और लक्ष्यों, न्यूनतम कार्य सूची सहित की सूची होनी चाहिए।
2006 के पहले जब भारत सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना यानी नी जीपी का प्रारंभ किया, भारत के कुछ विभागों और राज्य सरकारों ने ई गवर्नेंस अपनाने के उपाय स्वरूप कई पहले शुरू की। इस पहलू की कुछ श्रेणियों के अधीन चर्चा की गई है। तो वो श्रेणी है सरकार के नागरिक यानी G2C पहले, सरकार से व्यवसाय यानी G2B पहले। ये सारे पहलों के बारे में अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और सरकार से सरकार यानी G2G पहले, सरकार से नागरिक यानी G2C पहले। भारत में ई गवर्नेंस का परिदृश्य पहली बार कंप्यूटरों के लागू करने से अब तक बहुत आगे बढ़ा है। अब सामान्य जनता पर मुख्य प्रभाव पड़ने के लिए गवर्नेंस की पहुंच का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित है। जैसा पहले कहा गया है, ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, नागरिकों को होने वाली लागत कम करने और सरकार को अधिक अभिगम्य बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। संघ और राज्य सरकारों द्वारा इस श्रेणी में कई पहले की गई हैं, जैसे भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने 1985 में भी पूर्व ऐसे कंप्यूटरीकरण का समर्थन किया था। 1985 से पहले भी ऐसे कंप्यूटरीकरण का समर्थन किया था। सिफारिश के आधार पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण पर प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए 8 राज्यों में 8 जिलों का चयन किया। इसके बाद 1994-95 के बाद इसे NIEC के सहयोग से कार्यान्वित किया गया था। इस स्कीम के उद्देश्य हैं, इस स्कीम से ये सुनिश्चित करना है कि भूस्वामी मांग पर स्वामित्व, फसल और काश्तकारी और अधिकारों के रिकॉर्ड की कंप्यूटरीकृत अद्यतन प्रतियां प्राप्त हो। पुराने रिकॉर्ड्स के विश्वसनीय और टिकाऊ संरक्षण के माध्यम से निम्न लागत वाले और सरलतापूर्वक पुनः प्रस्तुत करने योग्य मूल भूमि रिकॉर्ड के आंकड़े प्राप्त करना। विवाद का यथार्थ, पारदर्शी और तीव्रतर समाधान। निर्णय लेने के लिए सूचना की तीव्र और सक्षम पुनर्प्राप्ति सुविधाजनक बनाना। भूमि और राजस्व प्रशासन से संबद्ध नागरिक केंद्रित सेवाओं पर ध्यान केंद्रण। अब एक नोट है, भूमि कर्नाटक में सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत कियोस्क के माध्यम से ग्रामीण भू अभिलेखों की कंप्यूटरीकृत परियोजना है, जबकि ज्ञानदूत मध्य प्रदेश में सरकार से नागरिक यानी G2C सेवा सुदूरबी की पहल है। कमोबेश इसी प्रकार के कदम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश में क्रमशः लोकवाणी, ई मित्र, फ्रेंड्स, ई सेवा के नाम से उठाए गए, जो कि काफ़ी सफल रहे हैं। G2B तक पहले, G2B पहलों में सरकार के वो सभी कार्यकलाप शामिल हैं जो कि व्यावसायिक संगठनों पर अतिक्रमण करते हैं। इनमें विभिन्न विधियों के अधीन पंजीकरण, विभिन्न कानूनों के अधीन लाइसेंस और सरकार और व्यवसाय के बीच सूचना का आदान प्रदान शामिल है। इन कार्यकलापों का ई गवर्नेंस के अधीन लाने का उद्देश्य व्यवसाय को एक अनुकूल कानूनी वातावरण प्रदान करना, विभिन्न प्रक्रियाएं करने देना और व्यवसाय को संगत सूचना प्रदान करना है। अगली पहल है G2G पहले यानी सरकार से सरकार। सरकारी प्रणाली के भीतर सूचना और निर्णयन की बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग होती है। G2G पहले आंतरिक सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सक्षम बनाने में सहायता करती है। कई बार G2C और G2B प्रक्रियाएं G2G प्रक्रियाओं में सुधार आवश्यक बनाती हैं। G2G के तहत कर्नाटक में खजाने प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश में स्मार्ट गो प्रोजेक्ट को व्यापक स्तर पर सफलता मिली है। ई गवर्नेंस के मुख्य सिद्धांत हैं प्रयोजन की स्पष्टता, क्लियरिटी ऑफ पर्पस। ई गवर्नेंस के माध्यम से प्राप्त प्रयोजन और उद्देश्यों को स्पष्ट समझ एवं अनुमान होना आवश्यक होता है। ई गवर्नेंस का प्रयोग मात्र किसी मौजूदा प्रौद्योगिकी की दक्षता प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रौद्योगिकी की मौजूदा समस्या का समाधान करने के लिए अपनाया जाना चाहिए। सभी ई गवर्नेंस पहलों का सार नागरिक केंद्रीय होना चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। वातावरण निर्माण शामिल सभी हितधारकों यानी राजनीतिज्ञों, सरकारी अधिकारियों और संपूर्ण रूप से नागरिक समाज की मानसिकता परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके लिए गवर्नेंस प्रणाली में विभिन्न हितधारकों में परिवर्तन की दृढ़ इच्छा अपेक्षित होनी चाहिए। चूंकि इस कार्य में विभिन्न स्तरों पर सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण शामिल है, इसलिए ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर राजनीतिक समर्थन की अपेक्षा होगी। दूसरी ओर
सरकारी कार्मिकों को पुरानी आदतें बदलने और नई कुशलताएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जनता में जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है ताकि ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के माध्यम से गवर्नेंस में सुधारों की सतत मांग हो। नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति सरकारी कार्मिकों का सकारात्मक दृष्टिकोण एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण सृजित करने के लिए आवश्यक तत्व होगा। जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, शैक्षिक सरकारी और निजी संस्थाओं के साथ भागीदारी निर्मित करना, सरकारी निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र के साथ सर्वोत्तम व्यवहारों का आदान प्रदान और नागरिक समूहों की भागीदारी को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहिए। तो यहीं से हमारा वेलफेयर स्कीम्स भी ख़त्म होता है और दृष्टि द विजन की बुक से द इंडियन पॉलिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स को मैंने कंप्लीट कवर कर दिया, जिसके 4 वीडियो हो गए, 3 वीडियो इंडियन पॉलिटी का, और आज इसमें हम कल्याणकारी योजनाओं के बारे में डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर होगा तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।